है ना? हाँ सर। ये बेल से लगा हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे कि ये इसका जो साइज है ये यहाँ से छोटा है और यहाँ पर जाके जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन लेडी होती है इस तरीके से इसका पेट फूल गया है ना? तो ये पोटेशियम की कमी के लक्षण है। इसके अलावा आड़ू है ना? आड़ू में अगर आड़ू आपके यहाँ होता होगा तो आड़ू में भी ये लाल रंग के धब्बे अगर ऐसे आपको पूरे पौधे में कहीं दिखाई दें तो ये भी नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है ना? ये भी आड़ू में वही लाल रंग के आपको इस तरीके से धब्बे, अब आड़ू आपके यहाँ नहीं होता होगा, है ना? लेकिन इसमें अगर हम गोभी की बात करें तो गोभी में अक्सर आप देखोगे कि होता ये है कि ये जो है बटनिंग है, ये जो है ये आप देखोगे कि ये ना ये फट गए हैं, बटनिंग है ना? ये फट गए हैं और छोटे छोटे ऐसा हो गया जैसे शर्ट में जो बटन होते हैं इसको बटनिंग बोलते हैं, है ना? तो ये डिसऑर्डर जो है ये नाइट्रोजन की कमी से देखने को मिलता है। लेकिन इस कमी के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अगर आपने इस गोभी को जो ट्रांसप्लांट किया था नर्सरी से लेकर जो मेन खेत में लेकर आए, अगर आपने उसमें कुछ देरी कर दी तब भी ये बटनिंग आपको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन की किसी भी पोषक तत्व की कमी, है ना, उसके कारण जो है ये जो लक्षण है ना, इन लक्षणों के कारण कई सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कारण कि हमने लेट उसकी ट्रांसप्लांटिंग करी या फिर नाइट्रोजन की कमी हो, ये भी एक इसका कारण हो सकता है। अब असल में कैसे पता लगेगा? ये भी पुरानी पत्तियों में आपको देखने को मिलते हैं और इसमें एक टिपिकल इसका एक सिम्टम होता है कि पत्तियों पर लाल रंग के इस तरीके के ये पत्तियों का जो कलर है वो लाल रंग या बैंगनी रंग का आपका एक पत्ता पूरा हुआ। ये अमरूद का पेड़ है और ये जाड़े वाली स्थिति है। होता क्या है कि जो फास्फोरस वाले जितने भी खाद हैं, जो डीएपी वगैरह फास्फोरस वाले जो भी हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस के साथ एक बड़ी दिक्कत है। एक तो इसकी मिट्टी में गतिशीलता काफी कम है। मिट्टी में गतिशीलता का जो कहने का मेरा मतलब है वो ये है कि मान लीजिए पौधा आपका एक ये है और दूसरा पौधा आपका ये है, ठीक है, और आपने फास्फोरस वाला खाद डाला, सपोज उसके दाने यहां पड़ गए, ठीक है। अब इसकी जड़ों को तो फास्फोरस चाहिए, ये जड़ है इसकी, या तो जड़ों को यहां तक जाना पड़ेगा या फिर इसको जड़ों तक आना पड़ेगा, है ना? दो ही तो पॉसिबिलिटी, तभी तो इसका अवशोषण होगा। फास्फोरस वाले केस में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो दिक्कत ये है कि जो यहाँ डीएपी जो आपका पड़ गया, इसकी गतिशीलता मिट्टी के अंदर काफी कम है। गतिशीलता का मतलब ये, ना तो ये इधर को पौधे के पास जा पाएगा है और है इनकी जड़ों तक नहीं जा पाएगा, लिहाजा पौधे की जड़ों को यहाँ तक जाना पड़ेगा। और इसकी भी एक लिमिटेशन है, जड़ें कहाँ तक जाएंगी, क्योंकि जड़ों के विकास के लिए होने के लिए भी पौधे को अपनी बहुत सारी एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम अक्सर एक गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि जितने भी डीएपी या फास्फोरस वाले खाद हैं उनको हम ऐसे छिटक कर जो है बोते हैं। कभी भी ऐसे नहीं हमको डालना है, छिटक कर कभी भी फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि मान लीजिए आपकी एक जो पंक्ति है, आपने कोई धान लगाया, गेहूं लगाया, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है। तो अगर मान लें गेहूं बो रहे हैं, एक बीज यहाँ पड़ा, दूसरा बीज यहाँ, इस तरीके से बीज पड़े हैं आपके, है? कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो खाद है वो इसकी जहाँ बीज पड़ा है उससे थोड़ा सा नीचे या साइड में इधर पड़े या नीचे पड़े, थोड़ा सा, इसके ऊपर ना पड़े, है ना। अगर आपने इस तरीके से खाद डाला है तो आप देखोगे कि वो खाद यहाँ पर गिरेगा, तो यहाँ पर तो कोई फसल है नहीं आपकी, तो यहाँ पर तो खरपतवार है, तो ये जो है खूब बढ़ेंगे, इनको खाना जब मिलेगा खूब बढ़ेंगे। तो कभी भी फर्टिलाइजर को इस विधि से आप जो डालते हो ये नहीं डालना, है ना। तो एक तरीका ये है, तो इसके लिए आप जो सीड ड्रिल इस्तेमाल कर सकते हो, फर्टी सीड ड्रिल, जो बुआई के समय, है ना, आप उसमें खाद अलग रहता है, बीज अलग रहता है, आप उस समय इसको कर सकते हो। इसके अलावा ये तो हो गई आपकी, ये तो आपकी फास्फोरस वाली बात थी, है ना।
ये आपकी फास्फोरस वाली बात थी। ऐसे ही ये टमाटर में, आप अगर इस टमाटर की पत्ती को ऊपर से देखोगे तो ये आपको हरी दिखाई देगी, लेकिन जब इसको पलट कर या नीचे से आप देखोगे तो ये लाल बैंगनी रंग जो है इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। ये फास्फोरस की कमी के लक्षण है टमाटर। अब ये यहाँ पर कि लाल बैंगनी रंग नीचे वाली पत्तियों में ये हो गया, और जब और ज्यादा डेफिशिएंसी होती है तो ये सारी की सारी पत्ती का रंग जो है ऐसा रंग जो है हो जाएगा, ये पौधा छोटा रहेगा। ठीक है, ये मक्का में फास्फोरस की कमी का लक्षण है। ऐसे ही जो लहसुन है या प्याज है, वहां पर भी ये लाल बैंगनी रंग नीचे वाली पत्तियों में अगर आपको देखने को मिले तो ये फास्फोरस की कमी के लक्षण है। ठीक है, अब तीसरा एक और पोषक तत्व है जिसको बोलते हैं पोटेशियम, है ना। ये भी अधिक मात्रा में चाहिए और इसकी कमी के लक्षण जो है ये भी पुरानी पत्तियों में आपको देखने को मिलेंगे, और इसके लक्षण नाइट्रोजन की कमी के लक्षण से लगभग मिलते जुलते लक्षण हैं, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस देखिए। नाइट्रोजन वाले केस में क्या था कि नीचे की पत्ती के जो किनारे हैं हरे होते, हरे वो हरे थे, बीच वाला पीला था, और यहाँ पर ये पोटेशियम में साइड वाले किनारे वाले आपके जले हुए या पीले रंग के आपको मिलेंगे, और बीच वाला भाग आपको हरा मिलेगा। ये डिफरेंस है नाइट्रोजन और पोटेशियम के कमी को लक्षण को पहचानने के लिए आपको ऐसे लक्षण मिलेंगे। ये सोयाबीन है, इस सोयाबीन में भी आप देखोगे कि किनारे पर अगर पीलापन आता है, इस पे लाल रंग के ये धब्बे भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपके पोटेशियम की कमी के लक्षण है सोयाबीन। ये धान है, तो इस धान में भी अगर आप देखो कि किनारे जो हैं इसके पीले हैं, देखो भाई इसके किनारे जो हैं, पहली बात तो पीलापन नोक से शुरू हुआ है ना, और ये इसके पीले हैं, बीच वाला भाग इसका हरा है, और यहाँ पर भी वी शेप में आपको हरापन दिखाई दे रहा है। वहां पर जो पीलापन आपको वी शेप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, अपोजिट है, ये उल्टा है, अपोजिट है जी सर। ठीक है, जैसे मक्का में ये देखिए आप, इसमें भी पोटेशियम की कमी के लक्षण जो है, ये पीला, ये पोर्शन पीला है, किनारे पीले हैं, और बीच वाला भाग इसका हरा है, और इसका भी शेप वी शेप में है, और वी शेप उसमें भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण थे, ये पोटेशियम की कमी। उसमें तने की तरफ वी का जो नोक है वो तने की तरफ, इसमें तने से अपोजिट। ठीक है, ये गन्ना है, इस गन्ने में आप ये लाल रंग के धब्बे, अब ये लाल रंग की लाल सड़न बीमारी होती है, रेड रोट है ना, लाल सड़न बीमारी होती है। अब होता क्या है उसको रेड रॉट बोलते हैं। होता क्या है जरा ये समझिए, पोटेशियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे को बीमारियों से, कीड़ों से, पाले से, सूखे से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है पौधे को। इसका एक काम और है, वो काम ये है कि मान लो जैसे ये आलू है, जितनी भी वो फसलें जो जमीन के नीचे होती हैं, आलू है, शकरकंदी है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, चुकंदर है, ये ऐसी जितनी भी ये फसलें होती हैं जो जमीन के नीचे वाला पोर्शन को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाँ, उन फसलों के लिए पोटेशियम तो बहुत ही आवश्यक है। इसका कारण है पत्तियों का काम जो होता है वो होता है खाना बनाना, और उस खाने को अनाज की तरफ या जो पोर्शन हमारे लिए उपयोगी है वहां तक पहुंचाने का काम पोटेशियम करता है। बिना पोटेशियम के तो जो खाना पत्तियों ने बनाया है वो वहां तक नहीं जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आलू की फसल में पत्तियां तो खूब हरी हैं और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि साहब इस बार मेरी आलू की फसल बहुत बढ़िया होगी, लेकिन जब आप उसकी खुदाई करते हैं तो छोटे छोटे छर्रे जैसे आलू आपको देखने को मिलते हैं। उनका कारण भी यही होता है कि पत्तियों ने तो अपना काम किया था, लेकिन वो जो खाना बना था वो कंद तक पहुंचना था, वो खाना नहीं पहुंच पाया। तो उसका रीजन ये था कि पोटेशियम की कमी थी। हाँ,
तो सुपर फास्फेट का भी आप इस्तेमाल करोगे तो सिंगल सुपर फास्फेट एक ऐसी खाद है जिसमें कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है ना। तो ये सारी चीजें आपको, और फास्फोरस भी है ना। तो सिंगल सुपर फास्फेट का आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब एक और, गंधक जो है ये एक ऐसा तत्व है कि जो बहुत जरूरी है, स्पेशली आपके जो तिलहनी फसलें जितनी भी, तेल वाली फसलें जितनी भी हैं, या फिर वो फसलें जिनको अगर आप काटो, छीलो, रगड़ो, मसलो, खाओ, तलो, आपकी आंखों से पानी आने लगे, अगर खाओ तो आपके गले में वो चीजें लगने लगे, ऐसी जितनी भी फसलें हैं उन सब फसलों के लिए आपको सल्फर का प्रयोग करना चाहिए और वो उत्पादन बढ़ाता है सल्फर। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनकी स्किन डिजीज हो जाती है, खुजली हो जाती है, दाने निकल आते हैं, एक्जिमा हो जाता है, उनको भी डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप किसी ऐसे पानी में स्नान कीजिए जो गर्म पानी हो, सल्फ्यूरेटेड वाटर, जिसके आपने देखा होगा जाड़ों में भी गर्म पानी निकलता है, उबलता हुआ, खोलता हुआ पानी। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ये पानी मिलता है, उसमें सल्फर होता है। तो गंधक युक्त पानी से नहाना चाहिए तो बहुत सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाती हैं। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जितनी भी फसलों में रोग लगते हैं तो उनमें जो फफूंदी नाशक होता है तो उसमें सल्फर भी एक आवश्यक तत्व है। तो यानी कि सल्फर बीमारियों को भी कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब उसको चाहिए। सल्फर जो है बीमारियों को रोकता है। ठीक है, अब ये जितने भी नींबू वर्गीय हैं, नींबू वर्गीय को भी देखो, छिलके को लेकर आंख में करोगे तो, या फिर उसको सूंघोगे तो आपको दूर से ही, संतरा किसी ने छीला है तो आपको स्मेल आने लगती है, भैया किसी ने संतरा छील दिया है ना। तो वो ऐसी जितनी भी फसलें हैं उन सबके लिए गंधक जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो इसकी कमी के लक्षण, जैसे नींबू वर्गीय फसल है, इसकी कमी के लक्षण आपको ऐसा मिलेगा, इसकी कमी नाइट्रोजन की कमी से मिलती जुलती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कमी के लक्षण आपको नई पत्तियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे नींबू वर्गीय ये है तो इसमें एक सिम्टम होता है कि ऊपर वाली पत्ती किनारे से ये मुड़ जाती है, ये मुड़ जाएगी, और ऐसा कप शेप, यानी कि इसमें पानी, अगर बारिश हुई तो इसमें पानी रुकेगा, तो एक कप शेप इस तरीके का ये है ना, ये मुड़ जाती किनारे से, तो ये आपको ऐसा देखने को मिलता है। ये सल्फर की कमी के लक्षण। इसके अलावा ये सरसों है, और इस सरसों में आप देखोगे लक्षण है गंधक की कमी के, सल्फर की कमी के लक्षण। और अगर आप देखोगे सरसों हो, गोभी सरसों हो, उसमें अगर ये, इसका एक और सिम्टम है कि ये लाल रंग या बैंगनी रंग आपको नीचे की पत्तियों में आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी गंधक की कमी के लक्षण है। अब गंधक की कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे खाद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये हमने एक्सपेरिमेंट किसानों के बीच में लगाया था जिसमें कि हमने जिप्सम का प्रयोग किया। जिप्सम राजस्थानी मिट्टी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है और सल्फर भी है। जिप्सम कहने का मतलब ये है कि जो कैल्शियम की कमी को भी दूर करता है और सल्फर की कमी को भी दूर करता है। आमतौर पर 100 किलो प्रति एकड़ या 250 किलो प्रति एकड़ की दर से हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले खेत में हमने सल्फर जिप्सम का प्रयोग नहीं किया और इस वाले में हमने जिप्सम का प्रयोग किया। तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जिसमें हमने इस्तेमाल किया था उसमें दाने भी अच्छे बने हैं और अधिक मात्रा में भी बने हैं। इसमें तेल की मात्रा भी अधिक है। सोयाबीन तुम तेल के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी है ना, स्ट्रॉबेरी में ये लाल रंग के धब्बे इस तरीके से ये स्पॉट्स आपको अगर देखने को मिलते हैं तो ये गंधक की कमी के लक्षण है। अब गंधक की कमी को दूर करने के लिए मैं आपको खाद बता देता हूँ। अब इस चीज़ पर आप इसको नोट ना करें, ये आपके समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन मैं बता देता हूँ। गंधक की कमी को दूर करने के लिए
जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। एक और दूसरा स्रोत है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो है आपका बेंटोनाइट सल्फर। बेंटोनाइट सल्फर आजकल आ रही है, 5 किलो का पैक आपको मिल जाता है, ठीक है ना। इसमें 90% सल्फर होती है, 90%। 80% वाली सल्फर अलग होती है, जो कि बीमारियों से या जो माइट्स होती हैं उनसे, उनके लिए इस्तेमाल होती है। तो ये 90% वाली आपको लेनी है। और इसके जो दाने होते हैं, जैसे साबुत मसूर होती है ना, उस तरीके के इसके दाने हो सकते हैं। रंग आपका मसूर का रंग जैसा हो सकता है, हरे रंग का हो सकता है ना। तो इसको आप जो है, इसको भी आप अपने खेत में डाल सकते हो। ये जो है 25 किलो प्रति हेक्टेयर की तरफ से, और मैं आप एकड़ के हिसाब है ना, 50 किलो के आसपास आप 1 हेक्टेयर में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसको बुआई के समय ही, भैया फोन बंद कर दो यार, ऐसी भी कहा जल्दी है। पर आपको ये इसके सिम्टम दिखाई देंगे, और सिम्टम किस तरीके से दिखाई देंगे? जो पत्तियों की नस होती हैं वो तो आपकी हरी रहेंगी, और नसों के बीच वाला भाग आपका सफेद या पीला होगा, ठीक है साहब। तो ये उसमें लोहे की कमी के लक्षण है। अब लोहे की कमी के लक्षण, अगर आपने चूना अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया है तो भी लोहे की कमी के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीकू है, और इस चीकू में जो कमी का लक्षण है, वो किसान की समस्या ये थी कि साहब मेरा जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर लाल लाल बड़े प्यारे से रंग जो है यहाँ पर आ जाते हैं, और इसमें कभी दाना रुकता नहीं है। तो हमने फिर इनको सजेस्ट किया कि आप फेरस सल्फेट लीजिए, है ना, और उस फेरस सल्फेट को 10 ग्राम फेरस सल्फेट 1 लीटर पानी में घोल के, और उसमें कुछ नींबू का रस मिला के आप स्प्रे कर लीजिए। ये मक्का है, और इस मक्का में अगर आप देखोगे कि ये जो उसकी नसें हैं ये तो हरी रहती हैं, और नसों के बीच वाला भाग आपको ये पीला दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे कि ये भी एक नींबू वर्गीय फसल है, और आप इसमें देखोगे कि इसकी नसें तो हरी हैं, इसकी नसें तो आपको हरी दिखाई दे रही हैं, है ना, ये भी हरी दिखाई दे रही है, ये सब हरी हैं, लेकिन बीच वाला भाग आपको देखोगे कि सफेद या पीला आपको दिखाई दे रहा है। और ये नई पत्तियों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो मान के चलिए कि लोहे की कमी, ठीक है। अब ऐसे ही एक और ऑर्नामेंटल प्लांट है, वो आपके यहाँ नहीं होता, पहाड़ों पर होता है, ये हाइड्रेंजिया है। लेकिन आप इसमें लोहे की कमी के लक्षण का पैटर्न समझिए। पैटर्न यही है, अगर आप देखेंगे इसको, क्या कि ये जो नसें हैं इसकी, ये सब हरी हैं, है ना, ये नसें जो है हरी हैं सब, ठीक है, और इनके बीच वाला भाग आपको पीला या सफेद दिखाई दे रहा है, और ये नई पत्ती है। तो ये लोहे की कमी के लक्षण है जिनको आप पहचान सकते हैं। ऐसे ही ये प्लम है, अच्छा, है ना। हालांकि मिट्टी में इसका प्रयोग ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर कमी आ गई है तो आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको फेरस सल्फेट को डालने का 50 से 100 kg पर हेक्टेयर। लेकिन लोहे को हम ये कहते हैं कि उसका पड़नी छिड़काव ज़्यादा इफेक्टिव होता है, फोलियर स्प्रे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो फेरस सल्फेट है जैसे ही आप उसको मिट्टी में मिलाते तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो है लोहा जो है इस फॉर्म में पौधे को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो उसमें। इसके अलावा आप जो है हरी गोबर की खाद, और सॉरी हरी खाद और गोबर की सड़ी हुई खाद, है ना, इनका भी प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जो फेरस सल्फेट अगर आपको अपने खेत में डालना है तो कोशिश ये करें कि जब आपने हरी खाद उसमें डाली है उस समय फेरस सल्फेट और मिट्टी में मिला दिए, है ना, मिट्टी में मिला दी, या फिर गोबर की खाद आपने डाली है तो उसमें ही आप फेरस सल्फेट को मिलाकर जो है आप उसको डाल सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक और पोषक तत्व की बात करते हैं, वो है जिंक। अब धान की फसल आप लोग जब लोगे तो ये नर्सरी का है। इस नर्सरी में आप देखोगे कि ये जगह जगह पीले रंग के पैचेस जो है आपको मिल रहे हैं। ये वाला पोर्शन आपको लगभग हरा दिखाई दे रहा है, कुछ हरा है बाकी ज़्यादा। देखो ये वाला पोर्शन आपको कुछ हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाले पोर्शन आपको कुछ पीले हैं, बीच में कुछ जगह खाली है और पौधे का आकार भी बड़ा छोटा है। ठीक है, ये जिंक की कमी के लक्षण है। जिंक, हाँ, अब पौधे में जो पीलापन, ये जो धान में जो पीलापन है, ये इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि आपका जिंक की कमी है। दूसरा कारण आपके लोहे की कमी है। लोहे की कमी में भी पीला हो जाता है। तीसरा है कि नाइट्रोजन की कमी है, उसमें भी पौधा पीला हो जाता है। अब ये हम पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का तरीका ये है कि अगर इसमें लोहे की कमी है, और ये लोहे की कमी अक्सर आपको तब मिलेगी जब आपकी नर्सरी सूखी हुई होती है, तो उसमें पानी भर दीजिए 2-4 दिन में, एकदम भरा रहा है पानी। उस वाले केस में अगर ये इसका पीलापन खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये लोहे की कमी थी। ठीक है, यूरिया डाले तो यूरिया डालोगे तो अगर पीलापन खत्म हो गया तो इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी थी। ये सारी चीज करने के बाद भी अगर आपको पीलापन ना जाए तो पक्का वो जिंक की कमी है। ठीक है, तो इसलिए अब इतना इंतजार तो हम करेंगे नहीं, ये डालें ऐसा हम इंतजार कर नहीं सकते। इसलिए मिट्टी की जांच जरूरी है। जो आज का टॉपिक था वो ये था कि मिट्टी की जांच क्यों है जरूरी, इसलिए जरूरी है। अब ये धान का एक फसल है, आप इसमें देखोगे कि ये इसमें लाल रंग के धब्बे है ना, पहले तो पत्तियां पीली हुई और लाल रंग के धब्बे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये खैरा नाम का एक रोग है जो कि पौधों में जिंक की कमी से देखने को मिलता है। धान में ज़्यादा, धान में ज़्यादा होता है। एक और चीज़ आप देखोगे कि जैसे नींबू वर्गीय जितने भी हैं, इसमें आप देखोगे पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और आगे वाली जो नई पत्तियां हैं वो छोटी हो जाती हैं, सफ़ेद रंग की हो जाती है ना। तो ये भी जिंक की कमी के लक्षण है। एक और जिंक का कमी का लक्षण नींबू वर्गीय फसलों में ये देखने को मिलता है कि इसकी नसें जो है एकदम हरी हैं। कैसी हरी हैं, है ना, और पीलापन इसके बीच में है। और ये नई पत्तियों में आपको अक्सर देखने को मिलता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, है ना। तो ये भी जिंक की कमी के। अब बात करो साहब, लोहे में भी ऐसा ही होता है। अब आप कहोगे ना लोहे में भी ऐसी होता था, तो लोहे में भी ऐसी, जिंक में भी ऐसे। अब ये कैसे पता लगेगा? फिर वही बात एक मिनट सुनिए। हाँ, इसे धान में आपने बताया, तो धान तो वो बीमारी है, वो जिंक की कमी को तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो आपकी बीज जनित बीमारी है, सीड बर्न डिजीज। सीड बॉर्न डिजीज है। समझ गए ना? ये चलिए, तो ये हुआ। मैंने कहा कि पत्तियां छोटी हो जाती हैं जिंक की कमी से, और जो तने की लंबाई है वो भी छोटी हो जाती है। तो ये बादाम में का पेड़ है और उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि बादाम अपने यहाँ तो है नहीं।